हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आज हम करेंगे बीपीएससी के जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज आए थे। तो आपको मैं सारे पीवाईक्यूज का रिवीजन कराने वाली हूँ वन लाइनर के फॉर्म में। तो इस सेशन को जरूर देखिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, एक बार कल फिर से सुन लीजिएगा, जिससे कि आपके ये सारे पीवाईक्यूज प्रॉपरली रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा किसी का समय नहीं लूंगी। इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो जो आजकल सेशंस चल रहे हैं जिसमें कि हम रिवाइज कर रहे हैं कंप्लीट साइंस को, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो स्तर है हमारा वो क्लास 10 एनसीईआरटी तक का है। तो कोई ये मत बोलो कि 11th और 12th का नहीं पढ़ाया, झूठ बोला। तो कुछ झूठ नहीं बोला है, आपको डे 1 से मैं बोलती आ रही हूँ कि क्लास 10th के लेवल तक का ही हम यहाँ पर अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसा तत्व होता है जिसके पास क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एनसेफेलोग्राफ इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। एनसेफेलोग्राफ का उपयोग मौद्रीकरण में किया जाता है। तो किस चीज में ये किया जाता है? आपका ये ब्रेन के डिटेक्शन में एनसेफेलोग्राफ का इस्तेमाल होता है। ठीक, ये सब पीवाईक्यूज है आपके वन लाइनर्स, तो आपको इसको एज सच ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, एनसेफेलोग्राफ आपका ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापमान है ये आपका ये हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ये विबियोर वाला क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य आपका पूछा है तो रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं तो बस वही बात है, आदत है एक्सप्लेन करने की, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती चलती हूँ जितना मैं कर पाऊंगी। इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि ये वन लाइनर से आपको एज सच ही आप इसको याद कर लीजिए, याद ही कर लीजिए इस समय। ठीक है, तो ये देखो रेड का क्या हो जाएगा? वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी जो आवृत्ति होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, ये सबसे कम होती है। इस बात को याद रखना। वॉयलेट का क्या होता है? सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य, तो उसकी जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखना है इस चीज को। और नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। सारे पीवाईक्यूज ये तो पूछे ही गए हैं, वॉट है। ठीक, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग की इकाई क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ऊर्जा की इकाई होती है जूल। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेन। ये आपका बीपीएससी टीचिंग वाले में तो नहीं था पर ये नॉन टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चालन की इकाई क्या हो जाती है? सीमेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। ठीक है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर में कहाँ से कहाँ कन्वर्टर होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट बात है जनरेटर। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक मोटर देखा, अब हम देख रहे हैं क्या? जनरेटर। जनरेटर कन्वर्ट क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो जस्ट इसका क्या हो जाता है? वाइस वर्सा होता है। इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? साथ में रख दिया। इसका एक आपका इलेक्ट्रिक मोटर वाला आया था तो जनरेटर मैंने आपको साथ में बता दिया, जिससे कि आप अगर जनरेटर से क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। क्या है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर वे उपकरण है जो वोल्टेज के मान को एक मान से दूसरे मान में बदलते हैं लेकिन बिजली वही रहती। ठीक, क्या है? ट्रांसफॉर्मर आर डिवाइसेस दैट चेंज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है? वोल्टेज को बदलना। ठीक है, वोल्टेज को बदलना फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर बट द पावर रिमेन्स द सेम। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर से ही रिलेटेड आपको एक वर्ड याद होगा, हमने रियोस्टैट पढ़ा था। अगर जिसने नहीं देखा है इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर तो उसको वो जाकर जरूर देख लेना। उस इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीजों को कवर किया है। डे 1 में मैंने इलेक्ट्रिसिटी कराया था, जो कि रिवीजन क्लासेस अभी चल रही है। ठीक, तो रियोस्टैट में क्या था? रियोस्टैट में भी वोल्टेज क्या था? वोल्टेज, इसमें भी क्या था? वोल्टेज से एक रिलेशन था। और क्या रिलेशन हमने देखा था कि इस रियोस्टैट का काम क्या था? करंट को बदलना,
करंट को बदलना विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को परिवर्तित नहीं करेगा और करंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो रियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है जो कि क्या कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू, जिसमें कि पावर क्या है, सेम रहती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कैन ट्रांसफॉर्म एसी टू डीसी, जो ऑल्टरनेटिव करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? ये सब पीवाईक्यूज हैं आपके, तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हम जो सुनते हैं वो हमारे दिमाग में ज्यादा रह जाता है, तो इसीलिए सुन जरूर लीजिएगा, फिर देख तो लीजिएगा ही। तो क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर एसी टू डीसी में बदल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द डिवाइस दैट इज यूज्ड to measure the electric current in electric circuit is एंड इट्स प्लेसमेंट इन द सर्किट इज। देखो, ऐसा डिवाइस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह है, और परिपथ में इसका स्थान है। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, अमीटर का इस्तेमाल होता है। और इसको किस तरह से लगाया जाता है, तो उसका प्लेसमेंट हो जाता है हमेशा सीरीज में। तो क्या देखा हमने कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या लिया हमने, अमीटर लगाया। और परिपथ में इसका स्थान किस तरीके से होता है, तो उसको श्रृंखलागत लगाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारा आज का। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वोल्टेज को मापने में करते हैं। तो वोल्ट मीटर का काम क्या था, वोल्टेज को नापना। अमीटर का काम था करंट को नापना। ठीक है, और इसे हमेशा समानांतर स्थिति में लगाते हैं, पैरेलल स्थिति में लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज एंड इट इज प्लेस्ड इन अ पैरेलल। ठीक है, याद हो गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के घटक क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों के घटक आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। ये सब सारे क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। पर यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेजर कंपोनेंट क्या हो जाता है आपका, सर्वाधिक कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ये सब क्या है आपके घटक हो गए ग्रीन हाउस गैसों के। पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा आपका मेजर कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही इन्होंने क्या, एक और चीज देखो, ये तो एग्जाम में पूछा गया है, अब ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूछ चुके हैं, तो हो सकता है इस बार बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का आपसे पूछ लें। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड बीईसी वेयर एयर ऑफ लो डेंसिटी इज सुपर कूल्ड एंड बीईसी फॉर्म। तो मतलब बहुत ही कम घनत्व की जो हवा होती है उसको क्या करते हैं, बहुत ठंडा कर देते हैं। इससे क्या बन जाता है, हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। तो क्या यहाँ पर देखिए आपको याद रखने वाली बात है कि बीईसी कैसे बनता है, तो एयर है, हवा है, इसको क्या कर देते हैं, जो एयर कैसी होनी चाहिए, इसका घनत्व क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और इसको क्या करते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा सुपर कूल कर देते हैं, जिससे कि बीईसी जो है वो बन जाता है। ठीक, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की भविष्यवाणी की थी, जहाँ कम घनत्व की हवा अधिक अत्यधिक ठंडी होती है और बोन्स आइंस्टाइन बन जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा पार्टिकल्स के बारे में क्या है, आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेस। तो प्लाज्मा कण आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये आपके देखो सन स्टार ग्लो, जो कि जो आपका सन है, सूरज है, जो तारे हैं, ये जो चमकते हैं दमकते हैं, ये किसकी वजह से दमकते हैं, ये प्लाज्मा की वजह से दमकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ये नॉन टीचिंग एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इट इज फाउंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड न्यूऑन साइन बल्ब्स। चलो आप देख लेते हैं हिंदी में। प्लाज्मा कण आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान एवं अति उत्तेजित होते हैं। यह फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स में पाया जाता है। फिर सूर्य तारा प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण चमकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको आर्द्रता मापी बोलते हैं। ठीक है, देखो हिंदी में तो आर्द्रता मापी से आप समझ जाएंगे, पर इंग्लिश में क्या रहेगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर इज अ डिवाइस, इसमें ना और है, ओ आर और, ठीक है, या और
और इंफ्रारेड थर्मामीटर, पायरोमीटर हो या इंफ्रारेड थर्मामीटर हो, ये ऐसी डिवाइस है, नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट की डिवाइस है जो कि यूज में आती है। तो पायरोमीटर या इंफ्रारेड थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग गैर संपर्क तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द क्लीनलीनेस ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध की गुणवत्ता की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल ट्राई सेल। तो जो आपका जो सेल आप घर में यूज करते हैं जिसमें टॉर्च की बैटरी में डालते हैं, इस तरह का सेल होता है ना, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल ट्राई सेल हैज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें ये देखो, मैं इंपॉर्टेंट क्या बोलूँ, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, तो जो मुंह से निकल जाता है बाद में कि सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक, तो सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट होता है। किसका इलेक्ट्रोलाइट होता है? अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इसकी जो बाहरी कवरिंग होती है, ये जो बाहरी सतह है, इसको देखने में मिल रही है, ये वाली जो सतह है बाहरी ग्रीन ग्रीन से, ये किसकी बनी होती है? ये जिंक के मेटल की बनी होती है। इट एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और ये किसकी तरह एक्ट करता है? एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। शुष्क सेल का बाहरी आवरण जिंक धातु का बना होता है। यह कोशिका के ऋणात्मक टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड। और जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का गीला गुदा होता है। तो एक तरह से क्या है? पल्प है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक, याद हो गया। अब जिसके अंदर एक रॉड होती है ग्रेफाइट की, तो जो रॉड है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है, एट द सेंटर ऑफ द ड्राई सेल एंड एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो बाहर का जिंक जो था वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता था, और जो जो ग्रेफाइट की रॉड है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है। इट इज सराउंडेड बाय अ पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन। शुष्क सेल के केंद्र में ग्रेफाइट की छड़ छड़ एक धनात्मक टर्मिनल के रूप में कार्य करती है। यह मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट से घिरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका डायनेमो ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया था। अगला क्या है? द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर, जस्ट अ सेकेंड, more than long wavelength of by atmosphere and this is due to the Rayleigh law of scattering। तो आपको जो स्काई है, जो आपका आसमान है, आकाश है, ये नीला क्यों दिखता है? तो सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि इसमें कौन सा फिनोमेना लगता है। तो इसमें रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग लगता है। रेले का प्रकीर्णन नियम के कारण जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो स्कैटर हो जाती है मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ। तो देखो क्या था हमारा? VIBGYOR था। तो आर क्या क्या था? जो रेड था उसका वेवलेंथ क्या था? सबसे सर्वाधिक था, और वॉयलेट का सबसे कम था। और ब्लू क्या है? ब्लू नीचे है, नीचे के साइड आपको दिख रहा होगा, ये है ब्लू। तो ये नीचे की साइड है, तो इसका मतलब इसकी क्या है? वेवलेंथ कम है। अब ये वेवलेंथ कम है तो स्कैटर करेगा, क्या होगा? इसका फैलाव हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा छोटी तरंगदैर्घ्य लंबी तरंगदैर्घ्य से अधिक प्रकीर्णन इनका होता है, और यह रेले प्रकीर्णन के नियम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। तो ये क्या हो गया? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 31st है, थ्योरी ऑफ एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। परमाणु बम का सिद्धांत परमाणु विखंडन पर आधारित होता है। फिर देख लेते हैं तो रिएक्शन जो कि आपका सूर्य में देखने को मिलती है, ये केस में होती है फ्यूजन में। तो एटम बम में हो गया फिजन रिएक्शन, और सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो परमाणु बम के अंदर विखंडन की प्रक्रिया होती है, और सूर्य में क्या होता है? आपकी परमाणु संलयन की विधि होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, सन में फ्यूजन और आपका एटम बम में फिजन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नॉर्मल टाइप ऑफ कोल इज बिट्यूमिनस। सामान्य प्रकार का कोयला क्या होता है? बिट्यूमिनस कोल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो हार्डेस्ट, फिर दूसरी बात कोल से है क्या? हार्डेस्ट कोल इज एंथ्रासाइट। की सबसे कठोर कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन प्रतिशत 86 से 97% होता है। ठीक है, फिर एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। अब एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। यह धीरे धीरे जलता है और बहुत कम धुएं के साथ अत्यधिक गर्मी पैदा करता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 92% होती है। तो मेन क्या हो गया? सबसे अच्छा कोयला तो एंथ्रासाइट माना जाता है,
पर नॉर्मल टाइप ऑफ अ कोल क्या होता है, ये बिट्यूमिनस होता है। एंथ्रासाइट क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। और दूसरी बात है, ये सर्वाधिक क्या होता है, ऊर्जा देता है, साथ से सर्वाधिक ऊष्मा देता है और कम धुआं निकालता है। ठीक है, तो प्योरेस्ट काइंड ऑफ, अगर प्योरेस्ट काइंड ऑफ कोल पूछा जाए तो एंथ्रासाइट आंसर हो जाएगा। सबसे शुद्ध कोयला क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि धुआं कम निकालता है। एंथ्रासाइट इज द हार्डेस्ट टाइप ऑफ कोल विथ लो मॉइस्चर कंटेंट। अभी इतना तेजी से क्यों जलता है, ये सब इसकी क्वालिटीज है। ठीक है, और वेरी लिटिल ऐश। तो एंथ्रासाइट कोयले का सबसे कठोर प्रकार है, जिसमें नमी की मात्रा कम है और राख की मात्रा बहुत अधिक होती, बहुत कम होती है। नेक्स्ट बात कर ले हैं, नेक्स्ट है आपका बिट्यूमिन कोल। तो बिट्यूमिन कोल जो है आपका, ये इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ कोल एंड इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड। तो जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं कोयला, ये कौन सा होता है, बिट्यूमिन कोयला। ये सबसे आम किस्म का कोयला होता है, इसका उपयोग घरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव खोपड़ी में 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो मानव खोपड़ी में क्या है, 22 हड्डियां, मतलब कि जो ह्यूमन स्कल है इसमें 22 बोन्स होती हैं प्रेजेंट। 39th क्वेश्चन, ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। खोपड़ी की हड्डियां, अब बोन्स ऑफ स्कल मेड अप ऑफ क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। अब इसमें 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 क्या हो जाती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं। तो खोपड़ी की हड्डियां, कपाल की हड्डियां, इसमें खोपड़ी की हड्डी, कपाल की हड्डी 8 और चेहरे की हड्डी 14 से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द डेंस मेटल इज, अब सबसे सघन धातु जो होती है वो ओस्मियम होती है। और यूरेनियम, तो डेंस की बात करी जाएगी तो ओस्मियम, और यूरेनियम की बात करी जा रही है तो यूरेनियम क्या है, हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो परमानेंट पानी की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोराइड्स होता है, इसको ये याद रखना, ये क्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड नहीं होते, कंफ्यूजन किससे क्रिएट होता है, हाइड्रोक्साइड से। OH माइनस नहीं होते हैं, ये क्लोराइड माइनस Cl माइनस आयंस के प्रेजेंस से, क्लोराइड एंड सल्फेट SO4 2 माइनस, तो इन दोनों की प्रेजेंस से क्या हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स के से परमानेंट हार्डनेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन। आपके लगभग 150 क्वेश्चन है इसमें, और मैंने हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। आगे चल के आप देखेंगे और डीपली, तो उसमें आपको समझ लीजिए 200 से ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे, वन लाइनर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, तो इसको याद कर लेना, रट लेना, सारे PYQs है जितने भी अभी तक PPSC ने पूछे हैं। कुछ और रह जाएंगे तो मैं इसको जरूर करा दूंगी, मैं देख लूंगी कुछ और रह जाते हैं तो। Ocean appears blue due to reflection of light and scattering of light by water particles। आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण महासागर नीला दिखाई देता है। तो क्यों देता है दिखाई, दो चीज हो गई, परावर्तन और क्या हो गया, प्रकीर्णन के कारण महासागर नीला दिखाई देता है। ठीक, फिर हाइट ऑफ ओजोन लेयर इसकी हो जाती है 40 to 50 किलोमीटर। ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन 12 एंड 50 किलोमीटर्स। संताप मंडल पृथ्वी की सतह से 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। इस परत में ओजोन परत मौजूद होती है। जेट हाईवे जहाज भी उड़ सकते हैं। तो क्या क्या बातें हो गई स्ट्रेटोस्फेयर की, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक, ओजोन लेयर की कितनी होती है हाइट, आपकी 40 से 50 किलोमीटर। फिर क्या हो जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में संताप मंडल में ही जेट एयरप्लेन्स भी उड़ाए जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके आपको एक साथ मैंने यहाँ पर नोट कर दिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इज दैट इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो आइसोटोप्स क्या हो जाते हैं, जैसे कि हो गया प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, तो ये क्या हो जाता है हाई आइसोटोप आपका, ये हो गया। फिर आपका H21 हो गया, तो ये पहला प्रोटियम, फिर ड्यूट्रियम, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, ये आपका ट्राइटियम। तो ये क्या होगा, ये आपके आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया। ठीक, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखो, तो इसमें क्या था, प्रोटॉन की संख्या क्या थी, सेम थी, बट डिफरेंट नंबर ऑफ, बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। अब कैसे, अब इस बात को समझेंगे कैसे, मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या मैंने लाइन बोली, समझ लो इस बात को। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। आइसोटोप्स की बात करिए, जिसमें क्या था, एटॉमिक न्यूक्लियस था, जिसमें प्रोटॉन्स तो सेम है पर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन्स निकालना आना चाहिए। तो न्यूट्रॉन्स निकालना कैसे आ सकता है, आपको क्या करेंगे आप, एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर
मीन्स आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अब देखो हमने क्या देखा था, H11, H21, H31, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये हिस्सा हो जाता है आपका मास। तो ये हो गया आपका मास। तो इसका मतलब हर स्थिति में मास अलग है और आपका एटॉमिक, और नीचे क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन अगर मैं फर्स्ट वाला पे देखूँ तो फर्स्ट वाले के लिए 1 - 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर सेकंड वाले में देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अगर मैं सेकंड वाले में देखूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 - 1 हो जाएगा, जो कि आता है 1। और न्यूट्रॉन आपका थर्ड वाले में मतलब ट्राइटियम में देखूँ तो क्या हो जाएगा आपका, 3 - 1 = 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, अलग आती है। तो यही लिखा है, एक किसी परमाणु नाभिक में समस्थानिक वह होता है, समस्थानिक आइसोटोप्स की बात हो रही है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, आपकी भिन्न रहती है। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा आपको कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन्स आपका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। देखो सबसे पहले एक बात समझो कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मतलब एक रिलेशन। और दूसरा रिलेशन क्या पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक। अब देख लो आइसोटोन्स भी देख लो एक बार कि आइसोटोन ऐसे परमाणु होते हैं जिनका न्यूट्रॉन संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन संख्या भिन्न होती है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। तो ऑक्सीजन क्या क्या होता है, एटॉमिक मास 16, ये 8, फिर यहाँ पर 15 और ये 7, कार्बन का 14 और 6। ठीक, अब देखो इसमें क्या समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या बोला है कि आइसोटोन्स ऐसे एटम्स हैं जिनका सेम न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन मतलब कि 16 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, 15 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 8। हम न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एमएन से याद कर लो। फिर और यहाँ पर भी क्या हो गया 8, तो इसका मतलब इनके 8 8 8 क्या आ गए, न्यूट्रॉन आ गए। पर प्रोटॉन्स क्या थे, प्रोटॉन्स का क्या था, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबका क्या क्या हो जाएगा होगा, एक में 8 है एटॉमिक नंबर, एक में 8 है, एक में 7 है, एक में 6 है। तो इससे ये समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन की संख्या तो सेम होती है पर प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। तो यहाँ पर आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर हुआ तो होगा डाउट, नहीं तो आता ही है जनरली लोगों को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार बैटरी इज सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मिल्क इज अ इमल्शन। तो मिल्क किसका एग्जाम्पल है, एक इमल्शन का एग्जाम्पल है, दूध इमल्शन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट देखते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब is floating in water contained in vessel. When the ice melt, the level of water in the vessel rises. मतलब एक ग्लास है, इसमें क्या है, एक क्यूब डाला पानी में, जिसका आइस का क्यूब। और जब ये आइस का क्यूब मेल्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो पानी का स्तर इतना था और आइस का क्यूब पड़ा था, तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में पानी का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, ये हिंदी में लिखा है, एक बर्तन में रखे पानी में बर्फ एक का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्यूब ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर कंटेंट इन अ वेसल, व्हेन द आइस मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर राइजेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वेपर 53 क्वेश्चन है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वायु में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स ऑफ आर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, आपके यहाँ भी आया है कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट द्वितीय वायु प्रदूषक ओजोन और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। तो ओजोन आपका O3 और आपका पैन,
पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। अब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या हो जाते हैं? ये आपके नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या हो जाएंगे? जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपका हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर अ, चलिए तो जल्दी से देख ले। चलिए 56th क्वेश्चन को देखते हैं। क्या 56 क्वेश्चन है? रेनबो इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स। तो रेनबो आपका इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण होता है। तो तीनों उसमें पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन लाइट रेज मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द वेलोसिटी एज वेल एज वेवलेंथ डिक्रीजेस व्हाइल द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। इसको समझ लेंगे इधर। क्या है? ये मेरे पास एक बैरियर है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है। ठीक है, एयर है मतलब यहाँ पर ये रेयरर मीडियम है और ये आपका क्या हो जाएगा? मतलब ये आपका विरल विरल माध्यम है और ये आपका क्या हो जाएगा? सघन माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब लाइट रेस विरल आपके माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। नॉर्मल है आपका, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। पर अगर सघन से विरल में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है? लैम्डा और आपका साथ साथ लैम्डा के साथ साथ आपकी जो वेलोसिटी है मतलब वेग है, इसमें क्या होता है? कमी देखी जाती है, डिक्रीज हो जाते हैं। पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो यहीं पर लिखा है यहाँ पर, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वेग के साथ साथ तरंगदैर्घ्य भी कम हो जाता है जबकि आवृत्ति स्थिर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांत जगत के उभयचर ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 59th क्वेश्चन को थोड़ा कट कर दो, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, इसको मैं बाद में आपको फिर से करा दूंगी, इसको जाने दो। ठीक है, कल गलत नहीं पढ़ना है अपने को, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अ मैन हु चेक्स वेट मोर वेट ऑन अर्थ एट स्टैंड। देखो, मैन जो भी कोई आदमी खड़ा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है कि कोई मैन आदमी सीधा खड़ा है या फिर एक लेटा हुआ आदमी है, तो किसमें क्या है? कौन सा वो उसका ज्यादा भार अर्थ के पोजीशन में रहेगा, मतलब अर्थ पर लगेगा, तो स्टैंडिंग पोजीशन पर ज्यादा उसका भार लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लेमन कंटेन सेट्रिक एसिड। तो लेमन में कौन सा एसिड होता है? नींबू में सेट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ये आपको ऐसा याद करने पड़ेंगे। लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, टैमरिंड कंटेन टार्टरिक एसिड, टाटा से टाटा। ठीक है, टोमेटो एंड स्पिनिच कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सैलिक, टमाटर स्पिनिच में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या? द फोकल लेंथ ऑफ अ नॉर्मल आई इज 2 सेंटीमीटर। तो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है इसकी। सामान्य आंख की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन स्लेक्ड लाइम। देखो, स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें क्लोरीन गैस का जब पास किया जाता है तो क्या बन जाता है? CaOCl2 प्लस साथ साथ वाटर भी रिलीज आउट करता है। तो CaOCl2 क्या हो जाता है? ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसके नाम होता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। तो क्या बोला? और ये CaO क्या है? ये आपका स्लेक्ड लाइम है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हिंदी में। ब्लीचिंग पाउडर सूखे बुझे हुए चूने में या फिर बिना बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मतलब आयरन की फिलिंग्स पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका? आयरन क्लोराइड FeCl2 और प्लस बन जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है। ठीक है, तो लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। कि भोजन के डिब्बे पर जिंक की नहीं बल्कि टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कॉलीफॉर्म्स बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म्स जानवरों के पाचन तंत्र में कॉलीफॉर्म्स कहाँ पाए जाते हैं? तो जानवरों के पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं। तो कॉलीफॉर्म्स आर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मरकरी इज क्लोजेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तो मरकरी क्या है? सबसे पास और सबसे छोटा प्लैनेट है। बुध निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह है। फिर बात करते हैं वीनस की। तो वीनस क्या है? वीनस ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है।
शुक्र सबसे चमकीला और गर्म है, इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है? चलो आगे देख लेते हैं, मार्स के बारे में देख लेते हैं। मंगल एक लाल ग्रह है, मार्स इज़ अ रेड प्लैनेट। रेड क्यों है? लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। फोबोस एंड डेमोस जो है वो मंगल के प्राकृतिक उपग्रह हैं। फोबोस एंड डेमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या आपके जुपिटर की। तो देखो 68 पॉइंट पे हम चल रहे हैं और 68 पॉइंट एक क्वेश्चन आया था आपका। अब 68 से 67, 69, 70, 71, 72 मैंने अपने आप ही इसमें सारे पॉइंट्स को आपको इंक्लूड कर दिया है, जिससे कि अगर और किसी ग्रह का क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना हो। तो इसलिए ये आपका जो 150 से क्वेश्चन है, तो 150 नहीं आप 300 ही मान के चलो, उसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जुपिटर क्या है? जाइंट गैस जाइंट प्लैनेट है, जाइंट है ये। ठीक है, ये जाइंट है, इसको जाइंट कर लेंगे। गैस जाइंट प्लैनेट है। ठीक। एंड इज लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। बृहस्पति के बाद बृहस्पति गैस संयुक्त ग्रह है और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर गैनेमाइट हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो गैनेमाइट इज द लार्जेस्ट मून इन अवर सोलर सिस्टम। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर जुपिटर। फिर बृहस्पति के बाद शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके छल्ले सिलिकेट के बने होते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलो देखो, अब देखो ना, सज करके एक याद कर लो टर्म है, ज्योग्राफी की बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसके पास रिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ ग्रह हैं जिनके पास रिंग्स हैं, सैटर्न, यूरेनस और जुपिटर, इनके पास रिंग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, जो कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टार। तो स्टार में कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, जो कि अभी हमने पहले भी देखा था। तारों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है 69th क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में, कई एग्जाम से पूछा गया है कि वीनस और यूरेनस जो है ईस्ट से वेस्ट की दिशा में मूव करते हैं। शुक्र यूरेनस पूर्व से पश्चिम, शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम दैट कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है और जिसको जो विभाज्य नहीं हो सकती है। ठीक है, एटम कंबाइन टुगेदर टू मेक द मॉलिक्यूल्स। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द एलिमेंट। अणु मिलकर तत्व बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल लाइंस है, पर याद कर लेना, इसको पढ़ लेना एक दो बार। नेक्स्ट क्या है? डाल्टन के बारे में। डाल्टन गिव द एटॉमिक थ्योरी एंड हिज एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया है और उसका परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ठीक है, इसका आपको पूरा एक कंबाइंड केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होने वाला है, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री हम करने वाले हैं, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो डाल्टन वाले नियम है, सब उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। According to him, all matter, whether an element, compound or a mixture, is composed of small particles called atom. उनके अनुसार क्या था? डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वह तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु भी कहा जाता है। तो क्या था? डाल्टन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, जो कि इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था डाल्टन ने, और किस पे बेस्ड था? ये केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड था। फिर उनके हिसाब से क्या था कि सारे जो मैटर है, सारे जो तत्व, सारे जो आपके पदार्थ हैं, चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, छोटे-छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डाल्टन वाज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट। तो डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल ऑफ एटम्स को यूज़ किया था। ठीक, डाल्टन परमाणु के लिए प्रतीकों का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक बने। फिर बर्जीलियस ने क्या किया था? उनका सहयोग दिया था, उनको सजेस्ट किया था दैट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स। और डाल्टन ने क्या किया था? कुछ इस तरीके, जैसे एक ये मरकरी बना दिया, ये इस तरह से गोल्ड बना दिया, फिर इस तरह से क्या किया, इस तरह से सिल्वर बना दिया। तो मतलब एक कोई भी एटम को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स में उसमें डिजाइन्स बनाई थी। तो ये बहुत मुश्किल होता जब भी कोई अभिक्रिया कर रहे थे। तो इसके लिए क्या था, बर्जीलियस आए, उन्होंने बोला कि किसी भी मेटल के इनिशियल को या किसी भी एटम के इनिशियल्स को लो, और इनिशियल से, जैसे कि कैल्शियम का Ca हो गया, सिल्वर का आपका, सिल्वर बोल रहे हो, सल्फर का S हो गया, तो इनिशियल्स लो और इनिशियल से उन एटम्स का क्या करो, सिंबल डिनोट करो। तो इसका सजेशन किया दिया था किसने? बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाए जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बर्जीलियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? 73 क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम की संरचना आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है।
नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम में मौजूद मृत तत्व क्या होता है? फ्लोएम फाइबर होता है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। सीव एलिमेंट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दीज एलिमेंट्स आर द मेजर कंडक्टिंग सेल्स इन फ्लोएम। छलनी तत्व प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने कार्बनिक यौगिक का परिवहन करते हैं। ये तत्व फ्लोएम में प्रमुख संवाहक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो सीव एलिमेंट्स के बारे में क्या बातें हो गई? सीव एलिमेंट्स की क्या करते हैं, इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बनता है तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सीव एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये एक तरह से मेन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर खाने को। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड करता है। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और डेड एलिमेंट क्या है? फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर्स है। ठीक है, कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है? ये हेल्प करते हैं जो भी एक्टिविटी सीव है। तो मेन जो सीव एलिमेंट का सबसे ज्यादा मेन रोल है, मतलब खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम सीव एलिमेंट्स का है। और कंपेनियन सेल्स इनको कंपनी देते हैं, इनको मदद करते हैं। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा भोजन और राल देखो, सहयोगी कोशिकाएं छलनी तत्वों की गतिविधि को विनियमित करने में मदद करती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट टू स्टोर। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा का क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये स्टोर करके रखते हैं जो भी खाना जो बना लीफ में, उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? जैसे रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया। और इनका काम ट्रांसपोर्ट करना भी होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, हिंदी इधर लिखी हुई है इसकी कि फ्लोएम पेरेन्काइमा भोजन और राल, लेटेक्स, म्यूसिलेज जैसे अन्य पदार्थों को संग्रहित करता है कि नहीं मौजूद होते हैं। वे भोजन के परिवहन में भी मदद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या 75th क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस अकर्स मैक्सिमम इन रेड लाइट। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल प्रकाश में होता है। ठीक, रेंज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? 400 से 700 नैनोमीटर होती है। प्रकाश संश्लेषण की सीमा 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल जीन वॉज क्रिएटेड बाय हरगोबिंद खुराना। तो कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोबिंद खुराना द्वारा किया गया था। फिर एडमंड बेक्वेरेल, इन्होंने फोटोवोल्टाइक इफेक्ट का क्या किया था? कॉन्सेप्ट दिया था। एडमंड बेक्वेरेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा दी थी इन्होंने। फ्रेंच गवर्नमेंट ने मेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो फ्रांसीसी सरकार ने मेट्रिक प्रणाली की शुरुआत की थी। फिर है द मिरर यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट, मतलब ईयर नोज थ्रोट, इनको क्या कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू वियर के यूज में ये रूप में इस्तेमाल होता है। उत्तल दर्पण जो व्हीकल्स के पीछे लगने वाला दर्पण होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इरेक्ट होते हैं, वर्चुअल होते हैं, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होते हैं, और इमेज जो होती है वो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब ये प्लेन मिरर है तो जितना बड़ा इमेज है उतनी बड़ी ही ऑब्जेक्ट का जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज रहेगी, जितनी दूरी है इसकी उतनी ही दूरी रहेगी ऑब्जेक्ट की इमेज की। तो ये सब यहाँ पर पॉइंट, और हमेशा सीधी इमेज बनती है। और लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, मतलब अगर ये मिरर है मेरे पास, ये पी लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये उल्टा पी दिखेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में गुण सीधे आभासी वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब दर्पण के समान दूरी पर तथा पार्श्व व्युत्क्रम व्युत्क्रम दर्शाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप क्लियर हो गए होंगे। एग्जांपल्स ऑफ कॉनकेव मिरर देख लो एक बार थोड़ा सा, कि अवतल दर्पण के उदाहरण शेविंग मिरर हो गया, हेड मिरर हो गया, सोलर फर्नेस मिरर हो गया, वाहन हेडलाइट हो गई, सर्च लाइट हो गई, टॉर्च हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया। इसमें ये इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में मिरर के एटीएम में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, ये क्या सारी क्या होती है? यह सीधी रेखा की गति के सूत्र हैं। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और होता है इसमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो ये तीन जो होते हैं स्ट्रेट लाइन आपके ये फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 क्वेश्चन। When you stretch the rubber band, the energy transferred is stored in the form of potential energy. When elastic is stretched, it's loaded with potential energy. When released, there is shift to kinetic energy. Potential energy is a type of energy an object has because of its position. मतलब कि एक पोजीशन पे, अभी ये मेरे पास रबर बैंड था, अब इस रबर बैंड को क्या किया मैंने? स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच करने से क्या होगा? रबर बैंड ने इस पोजीशन को अटेन कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही ये स्ट्रेच रबर बैंड को मैं छोड़ूंगी तो ये वापस से अपनी पोजीशन को ले लेगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हिंदी में देख लेते हैं कि जब आप रबर बैंड को खींचते हैं
तो स्थानांतरित ऊर्जा क्षितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, फिर जब इलास्टिक को खींचा जाता है तब यह क्षितिज ऊर्जा से भर जाता है। जब छोड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा में बदलाव होता है। तो मतलब जब खींचते हैं तो क्षितिज ऊर्जा है, जब छोड़ देते हैं तो गतिज ऊर्जा है। संभावित ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण संभावित ऊर्जा, या फिर इसको आप क्षितिज ऊर्जा भी बोलेंगे। ठीक है, अपनी स्थिति के कारण होती है। उदाहरण के लिए पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान में प्रचुर मात्रा में संभावित ऊर्जा या आपकी क्षितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि यह किसी भी गति पर तेजी से नीचे लुढ़क सकती है। तो जैसे नीचे लुढ़केगी तो उसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए संभावित ऊर्जा या फिर आपकी क्षितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में की स्थिति व्यवस्था या अवस्था में संग्रहित होती है। ठीक, चलो देखो इंग्लिश में भी देख लो इस चीज को कि hence the potential energy is the energy stored within an object you टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन अरेंजमेंट और स्टेट। मतलब ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, किस तरह से वो रखा गया है और क्या उसकी स्थिति है, इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82 क्वेश्चन। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन आ जाए। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है जो उसकी गति के कारण होता है, या चलना, कूदना, फेंकना जैसी विभिन्न रोजमर्रा की गतिविधियों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी, जो आपकी एवरीडे एक्टिविटीज में आप जंप करते हैं, वॉक करते हैं, कोई चीज फेंकते हैं, तो ये सब इसमें आ जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 82 फिर से लिख दिया, 83 होगा, ठीक है। चलो उसको इग्नोर करते हुए देखते हैं 82 क्वेश्चन फिर से। 82 का 82 ही रह गया। एसिड रिएक्ट्स विथ वेज टू फॉर्म सॉल्ट। बेस नहीं, ये बेस है। थोड़ा सा गूगल कभी कभी क्या से क्या कर देता है। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, उदासीकरण रिएक्शन बोलते हैं। अम्ल नमक और पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल नमक और पानी के साथ। हिंदी में ना टाइपिंग एरर है तो उसको इंग्लिश में ही समझ लो, तो इसको मैं कट कर दे रही हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल है कि क्या मैंने यहाँ पर बोला कि अम्ल ने रिएक्शन करी किसके साथ, बेस के साथ, क्षार के साथ। तो सिंपल है कि अम्ल, ये आपका अम्ल हो गया और ये आपका क्षार हो गया। ठीक है, और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कलर में कन्वर्ट कर देती है। इसी को लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, यहाँ पर आपकी रिएक्शन हो जाएगी CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बना देता है, CaCO3, और प्लस यहाँ पर वाटर रिलीज आउट हो जाता है। तो ये जो CaCO3 बना, ये क्या हो जाता है आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन बन गया। और ये CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को क्या बोल देते हैं आपका, लाइम वाटर। ठीक है, या इसको आप बोल देंगे बुझा हुआ चूना। तो ये CaOH होल ट्वाइस क्या हो गया आपका, बुझा हुआ चूना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, हेंस दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। सोना, प्लैटिनम, तांबा और चांदी सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन अवर बॉडी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। हमारे शरीर में पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है जो भोजन के तोड़ने में मदद करता है। तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कहाँ पर होता है, आपके स्टमक में होता है। ठीक है, जो रिएक्शन को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, जिसमें कि आपका जो हो जाता है एंजाइम पेप्सिन, जिसका काम होता है क्या, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो उसमें क्या है, उसको हेल्प करता है कौन, एक्टिवेट होने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो
जो अम्लीय माध्यम होना चाहिए आपके स्टमक का, वो नहीं होगा और पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाव को जो दीवार है पेट की, आपकी जो स्टमक की दीवार है वो खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि वॉल्स पे प्रेजेंट होता है स्टमक के, जो इसके एसिड के एक्ट जो इफेक्ट है स्टमक की लाइनिंग पर उस पे ना पड़े, उसको उससे बचाव करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन क्या बोलता है, इमल्शन इज अ डिस्पर्जन ऑफ वन लिक्विड इन अनदर लिक्विड। क्या है आपका हिंदी में कि इमल्शन एक तरल का दूसरे तरल में फैलाव है। ठीक है, फिर भूस्थैतिक उपग्रह निश्चित ऊंचाई पर घूमता है, आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, तो ये एक निश्चित ऊंचाई पर घूमता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट एट अ फिक्स्ड हाइट। ठीक है, याद रख लो, ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। The satellites are used in communication। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कहाँ इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में होता है। इनका उपग्रह का उपयोग संचार में किया जाता है। फिर जियो मीन्स अर्थ, जियो का अर्थ है पृथ्वी और स्टेशनरी का अर्थ है स्थिर। तो जब हम पृथ्वी से उपग्रह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह स्थिर है, लेकिन बात यह है कि हम गतिमान है और उपग्रह भी गतिमान है, तो इस कारण से क्या हो जाता है, दोनों चीजें स्थिर लगती हैं। जैसे कि वही बात है, एक ट्रेन और साथ चल रही है और मेरी बाजू वाली ट्रेन भी साथ चल रही है, तो ऐसा लगता है कि दोनों ट्रेन रुकी हुई है। ठीक है, तो वही वाली बात है। सिंक्रोनाइज सैटेलाइट क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो सेम होती है स्पीड ऑफ अर्थ की। तो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट बिकॉज इट्स स्पीड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। तो सारी बातें किसकी ही चल रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ही चल रही है। ठीक है, सैटेलाइट को सिंक्रोनाइज कहते हैं क्योंकि इसकी गति पृथ्वी की गति से समान होती है। उपग्रह की समयावधि 24 घंटे है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमता है, लेकिन गति 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 24 आवर्स। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट अ स्पीड इज 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो 89 क्वेश्चन, 89 नंबर वाले पॉइंट को देखते हैं हम। When a body falls freely towards the earth, then its total energy remains the same। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा समान रहती है। ठीक है, When an object falls freely, its potential energy decreases, but its kinetic energy। देखो, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी स्थिर अवस्था में, जब वो नीचे गिरा तो उसमें काइनेटिक ऊर्जा, आपकी गतिज ऊर्जा आ गई। तो वही यहाँ पर है कि उस समय क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो घटती चली जाती है पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। सो इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक आई और एक गई, वही वाली बात है। तो इसके कारण से क्या हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। कौन सी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी। दिस अकर्स ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी क्षितिज ऊर्जा कम हो जाती है और लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसमें उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर हो जाती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 90 क्वेश्चन। आई डोनेशन के टाइम कौन सा पार्ट आई का डोनेट किया जाता है, तो इट्स अ कॉर्निया। कॉर्निया पार्ट होता है जो आई डोनेशन के समय, जब हम आई को डोनेट करते हैं, नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान के दौरान कॉर्निया दान की गई आंख का एक हिस्सा होता है। फिर केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, कई बार रिपीट हुआ है सेम एग्जाम में, कोबैलामिन है। कोबैलामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबैलामिन है। व्हेन अ सॉइल इज टू बेसिक, जब सॉइल में बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो, ऐसे स्ट्रीम प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, तो उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डाला जाता है। जब मिट्टी अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो इसमें पौधे नहीं उगते। मिट्टी की गुणवत्ता के सुधार के लिए जैविक पदार्थ मिलाया जाता है। तो देखो, अगर जो आपकी सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है तो उसमें बेस मिलाया जाता है, और अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो उसमें एसिड मिलाया जाता है। तो क्या, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा ये सब चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं उदासीकरण रिएक्शन, जो कि हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। जैसे कि एक हो गया आपका एग्जाम्पल कि क्विक लाइम एंड कैलामाइन इज एल्कलाइन इन नेचर। तो ये आपका अगर क्षारीय कोई भी सॉरी अगर अम्लीय कोई भी मृदा हो गई है तो आपको उसमें क्विक लाइम और कैलामाइन को मिलाना होता है। ठीक है, तो इसमें हिंदी में भी देख लो यहाँ पर कि कैलामाइन आपका क्विक लाइम और कैलामाइन प्राकृतिक में क्षारीय है, इसलिए हम इसको उर्वर में आसानी से उर्वर बना सकते हैं मिट्टी को, और उसकी उदासीकरण प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। ठीक, 93 को देखते हैं। 93 क्या है आपका इंग्लिश में, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल को एब्सोल्यूट जीरो आपको पता होना चाहिए।
एब्सोल्यूट जीरो ऑफ केल्विन स्केल 0 डिग्री होता है, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ सेल्सियस स्केल -273.15 डिग्रीज होता है। चलो इसको हिंदी हिंदी में भी देख लो कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर निरपेक्ष शून्य शून्य होता है। फिर सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य आपका -273.15 डिग्रीज होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है आपका वाटर बॉइल्स एट 373 डिग्रीज, जस्ट अ सेकेंड। Water boils at 373 degrees in Kelvin, 100 डिग्रीज इन सेल्सियस एंड 212 डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट स्केल। सो वाटर का उबलने का बताया गया है इसमें कि पानी केल्विन पैमाने पर 373 डिग्रीज, सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्रीज पर उबलता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश आपका एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो याद रखना, देखो ट्रांसवर्स भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, तो आपका मोर देन वन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन आता है तो आपका ये वाला क्वेश्चन आया था, क्योंकि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव जनरली सबको पता होता है, पर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये नहीं हमें पता होता है। तो यहाँ पर आपको ये जरूर जरूर याद रखना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 MB के बराबर होता है। When a strong acid combined with a strong base, solution becomes neutral। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो जो विलय बनता है वो न्यूट्रल बनता है। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से संयुक्त होता है तो विलयन जो है वो उदासीकरण वाला बनता है, उदासीन बनता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ, देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया कर रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस के साथ बना रहा है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिड, जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जो चीज स्ट्रांग होती है वही बनता है। फिर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा, फिर से तो जो स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग आपका आपको यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट बचता है वीक बेस, वीक एसिड और आपका वीक बेस, तो सॉल्यूशन वापस से कैसा रहेगा, न्यूट्रल। तो वीक वीक या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में न्यूट्रल, और जिसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा ही सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा कि when a strong acid combined with a strong base, the solution becomes neutral। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से संयुक्त होता है तो विलयन उदासीन होता है। जब एक मजबूत अम्ल कमजोर आधार के साथ जुड़ता है तो घोल अम्लीय प्रकृति का होता है। जब एक कमजोर अम्ल मजबूत आपका आधार क्षार के साथ प्रक्रिया करता है तो घोल क्षारीय होता है। ठीक है, फिर लास्ट है कि जब कमजोर अम्ल कमजोर क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो घोल तटस्थ प्रकृति का होता है। प्रबल अम्ल के उदाहरण नाइट्रिक अम्ल, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्रबल अम्ल के उदाहरण देख लो, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, examples of strong acids are nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid। examples of strong base क्या हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब examples of weak acid क्या हो जाएंगे आपके, फॉर्मिक एसिड, फिर आपका HCOH एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, COH और CH3COOH। क्या है, कमजोर अम्ल के उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और आपका वीक बेस इज अमोनिया। वीक बेस WEAK वाला वीक है, ये WEAK वाला वीक है, WEAK। ठीक है, कमजोर। चलो नेक्स्ट है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। रेजिस्टिविटी, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोधकता तो तापमान पर निर्भर करती है, पर प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे, फिर तापमान पर, सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। पर इसी बात पर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, चलो आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा ना ये वाला।
अब देखो नेक्स्ट है आपका 100 वाला क्वेश्चन, थोड़ा हिंदी में ना ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, जब गूगल ट्रांसलेट किया है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र विस्थापन देता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र विस्थापन देता है, जबकि वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण देता है। तो देखो क्या मैंने बोला कि वेग समय का ग्राफ आपका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोला, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के का वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन देता है। इसी जगह पर स्लोप इसका क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो इसका जो आपका एरिया है, इसमें दो चीज आपको देखनी है, इसका एक एरिया और एक आप इसका स्लोप। तो इसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका जो स्लोप है वो क्या देता है, वो एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। तो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, स्लोप आपका क्या देगा, आपका त्वरण देगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख लो वापस से कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र विस्थापन देता है, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र विस्थापन देता है, डबल हो गया टाइप, जबकि वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 101 वाला क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसमें प्रोटॉन्स के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसमें आपको जो आपका, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है, सबको पता ही होगा। ठीक है ना, तो सिंपल चीज हो गई है। तो हिंदी में देख लो क्या है, परमाणु का नाभिक धरावेशित होता है क्योंकि यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। फिर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स आपका। फिर रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स। जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स। जे जे थॉमसन चैडविक ने जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका 103 क्वेश्चन। As the wavelength is increased from violet to red, the luminosity first increases and reaches the maximum, then decreases. मैंने क्या बताया था आपको, विब्योर वाली कंडीशन है, VIBGYOR। इसमें क्या बताया था कि जो R है, रेड है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। इधर इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, उल्टा हो जाता है। इसकी वेवलेंथ इधर सबसे कम होती है और आवृत्ति क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि जैसे ही वॉयलेट से एज द वेवलेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, द ल्यूमिनोसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इस तरह से होता है कि ल्यूमिनोसिटी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। और वेवलेंथ क्या है, वॉयलेट क्या बोला है कि वॉयलेट में सबसे कम होती है वेवलेंथ और रेड में सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ। तो जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती है वॉयलेट से रेड, तो ल्यूमिनोसिटी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, ये यहाँ पर समझाया गया है। ठीक, 103 क्वेश्चन का हिंदी का वर्जन हो जाएगा। जैसे ही तरंग दैर्घ्य को बैंगनी से लाल तक बढ़ाया जाता है, चमक पहले बढ़ती है और अधिकतम तक पहुंचती है और फिर घट जाती है। फिर 104 चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर नहीं, इसके और भी पॉइंट्स हैं आपके कि द मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑफ वॉयलेट कलर, हम जो पढ़ चुके हैं। इफ द लाइट moving in a straight line bends by a small but a fixed angle, it is a case of refraction। क्या था रिफ्रैक्शन आपका, यहाँ पर लाइट आई, थोड़ी सी बेंड हो गई स्मॉल एंगल से, तो इस प्रकृति को बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है, यदि सीधी रेखा में चलने वाला प्रकाश एक छोटे लेकिन स्थिर कोण से मुड़ता है तो यह अपवर्तन का मामला होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका है, when a light passes through a prism it disposes into 7 different colors, this phenomena is dispersion of light। अब क्या है, जब लाइट, एक ये आपका ये प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट आई और ये डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, 7 डिफरेंट कलर्स में, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब एक सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में विलीन हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का फैलाव कहा जाता है। ठीक है, चलो ये सारे ना रट लेना क्वेश्चन, से सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, सारे सारे बीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर। अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखा हमने कि 7 रंगों में क्या हो गया, फैलाव हो गया। अब हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं, तो सारे टर्म्स अलग अलग है। रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट रेस होती है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तीनों टर्म्स चारों टर्म्स को एक साथ लिखोगे तो हमेशा जब भी रिकॉल करोगे तो रिवाइज रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम किसी बात करें, प्रकाश के विवर्तन की बात करें, प्रकाश के विवर्तन को कोनों के चारों ओर प्रकाश के झुकने के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि यह फैल जाए और उन क्षेत्रों को रोशनी कर दे जहां छाया की उम्मीद होती है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर सच दैट इट स्प्रेड आउट
and illuminates area where shadow is expected. ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस एक और टर्म आ गया, इज द फिनोमेना इन विच टू वेव सुपर इम्पोज टू फॉर्म द रिजल्टेंट वेव ऑफ लोअर एंड हायर और सेम एम्पलीट्यूड। मतलब तो जो दो रेज होती हैं, वेव्स होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। आपको क्या है ये इंटरफेरेंस? व्यतिकरण। व्यतिकरण वह परिघटना है जिसमें दो तरंगे अध्यारोपित होकर निम्न उच्च या समान आयाम की परिणामी तरंग बनती है। ठीक है, अध्यारोपित होकर निम्न उच्च और या समान आयाम की परिणामी तरंग बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 108 क्वेश्चन है आपका। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन किस तरह से बनाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग के हिसाब से बनाता है, बिकॉज इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एट इट इज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एनर्जी। देखो चार, देखो क्या होता है ना कि हमेशा जैसे कोई भी एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन के पास जो 6 C6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो 2 हो गया और 4 हो गया, तो लास्ट में 4 बच जाता है। तो 4 में ना ये 4 दे पाता है इजिली, ना ये 4 ले पाता है इजिली, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब 8 पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लूज करेगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अगर इतना ज्यादा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये इतना मतलब इतना 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए इतना कैपेबल नहीं होता, तो ये इतना एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में इतना सक्षम नहीं होता। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन मुख्य रूप से कार्बन मुख्य रूप से सह संयोजक बंधन बनाता है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, यौगिक बनाता है क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉनों को नहीं खो सकता, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा शामिल होती है, और यह 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि नाभिक जोड़े गए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्बन हैज वेरियस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। डायरेक्ट आपको उसको याद रखना है, क्यों ऐसा? क्योंकि इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर्स होता है। कार्बन कैपेबिलिटी टू कैटनेट इज द अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, उसको एज सच याद कर लो, रट लो। अपनी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं और समन्वय संख्याओं के कारण कार्बन के विभिन्न अनुरूप होते हैं। श्रृंखला करने की कार्बन क्षमता एक अन्य योगदान कारक है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 110वां क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, चूना पत्थर सॉरी सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय नमक है क्योंकि यह कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार का एक नमक है। नेक्स्ट क्या है आपका? बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन मतलब CaCO3, इसको हीट करेंगे, बर्न होगा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसी को क्विक लाइम भी बोलते हैं, और इसी को आप बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी विघटन रिएक्शन होती है आपकी? तो ये आपकी विघटन अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एगशेल A solution reacts with crushed eggshell to give gas that turns lime water milky. The solution contains HCl। तो मतलब ये आपका क्या हो गया? ये एगशेल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसको HCl के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बनाया? कैल्शियम क्लोराइड बनाया, CO2 बनाया और H2O बनाया। तो ये क्या करता है? ये a milky cloud of white precipitate is formed which indicates the presence of carbonate ions। ठीक है, एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया बनाता है। घोल में HCl होता है। तो मीन्स आपको सिंपल एक रिएक्शन पूछी जा रही है कि ऐसी रिएक्शन किसके साथ होगी, तो ये HCl के साथ होगी। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो कि एक कोई सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन है जो कि रिएक्ट करता है किसके साथ? आपका एग शेल्स के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, टू गिव गैस दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। तो उसमें CO2 गैस रिलीज होती है जिसका काम क्या होता है? लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करना, मतलब CaOH होल ट्वाइस को कन्वर्ट कर देना किसमें? CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। तो ये यहाँ पे ये ए क्या है? तो ये आपका ए हो जाएगा आपका HCl। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या हो गया। द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो एंड स्पेनिश इज ऑक्सैलिक एसिड। फिर pKa in chemistry stands for the symbol for acid dissociation constant at logarithmic scale। ठीक है, रसायन शास्त्र में pKa
लघु रसायन शास्त्र में pKa लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक के प्रतीक के लिए है। तो ये आपका क्या हो गया मेन, ये आपका सिंबल फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और एट लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, 114 पे पहुंच चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है आपका, कॉपर, जिंक एंड निकल। जर्मन सिल्वर इज एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल का एक मिश्र धातु है। सोल्डर सीसा और टिन का एक मिश्र धातु है। कांस्य तांबे और टिन का एक मिश्र धातु है। पीतल तांबे और जस्ता का एक मिश्र धातु है। तो ये आपको एज सच याद करने पड़ेंगे, सारे एनसीईआरटी के हैं कि सोल्डर एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रास एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, नाइक्रोम इज अ एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन, और कुछ अमाउंट में मैंगनीज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे किस तरह से, कुछ अमाउंट में कार्बन भी प्रेजेंट होता है, तो किस हिसाब के आपका ऑप्शन है उसको जरूर देख लेंगे एक बार नाइक्रोम वाले को। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल इज लीफ ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। भोजन पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्लोरोप्लास्ट है। द contraction and expansion movement of walls of a food pipe is called the peristaltic movement. भोजन नली की दीवार में संकुचन और विस्तार की गति को क्रमानुकुंचन कुंचन गति कहा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना नीचे आता है। फिर 118 क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रोमोप्लास्ट इज फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एजिंग लीव्स एंड फ्रूट्स। तो क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जहां पर आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एजिंग लीव्स होती है, फ्रूट्स होता है। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हैव कैरोटेनॉइड पिगमेंट दैट अलाउ डिफरेंट कलर्स दैट यू सी इन द लीफ। इसको एक बार ना याद कर लेना, देखो समझ लो क्लोरोप्लास्ट क्यों जरूरी होता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की विधि हो सके। क्लोरोप्लास्ट साथ साथ क्रोमोप्लास्ट, दूसरा एक वर्ड आया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जो फ्लावर है उनको कलर देता है। ठीक है, फिर फ्रूट्स को कलर देता है, लीव्स में जो है लीव्स में कलर देता है। तो क्रोमोप्लास्ट एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पिगमेंट को प्रोवाइड करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रोमोप्लास्ट देता है। क्रोमा ही इससे हो गया। हिंदी में क्या है, क्रोमोप्लास्ट फूलदार पौधों की पत्तियों और फलों को उम्र दराज कराने में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, मतलब जब मेच्योर होता है तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्रोमोप्लास्ट में कैरोटेनेट वर्णक होता है जो पत्ती और फल में अलग अलग रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। ये जोड़ों जैसे गैर प्रकाश संश्लेषक भागों में पाया जाता है। दीज आर फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ अ रूट, मतलब कि ऐसी जगह जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, आपके गैर प्रकाश संश्लेषक भागों में पाया जाता है। लाइक रूट्स, जहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। दे एक्ट एज अ स्टोरेज साइट ऑफ फूड फॉर प्लांट्स। वे पौधों के लिए भोजन के भंडारण स्थल के रूप में कार्य करते हैं। वे स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के लिए भंडारण शेड का काम भी करते हैं। तो दे एक्ट एज अ स्टोरेज शेड्स फॉर स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। तो ल्यूकोप्लास्ट के कलरलेस हो गए, और ये फोटोसिंथेटिक पार्ट्स जहां पर नहीं होते वहां पर ये पाए जाते हैं, इसलिए कलरलेस होते हैं। ठीक है, 120वां क्वेश्चन क्या है, द ट्यूब कनेक्टिंग द किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमंस इज यूरेटर। अब देखो ये दो किडनी हो गई, ठीक है, ये दो किडनी हो गई इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, एक ट्यूब जारी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, ब्लैडर होता है, और यहाँ से एनस होता है। तो ये देखो, ये एनस नहीं, ये आपका ये आपका भाग यूरेथ्रा होता है, जहां से रिलीज होती है। तो ये यूरेटर्स हो गए। यूरेटर मतलब कि जो आपका कनेक्शन लिंक होता है बिटवीन किडनी एंड ब्लैडर, और ये ब्लैडर है जहां पर आकर आपकी यूरिन स्टोर होती है। तो मनुष्य में गुर्दे का मूत्राशय से जोड़ने वाली नली मूत्र वाहिनी होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, मूत्र वाहिनी हो गई। ठीक है, मूत्र वाहिनी। ठीक, चलो फिर देखते हैं फिर क्या है आपका नेक्स्ट की, ह्यूमन यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ 95% यूरिया, 95% वाटर, 2.5% यूरिया और कुछ अतिरिक्त सॉल्ट्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो मानव मूत्र में सबसे ज्यादा पानी है,
यूरिया 2.5% है और कुछ अनलवर्ड भी होते हैं। ठीक, अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट राइपन्स, द रीजन इज द क्लोरोप्लास्ट चेंजेस इज क्लोरोप्लास्ट। देखो आगे आपका आंसर एक ही है, ये वाला क्रोमोप्लास्ट वाला, कि अनराइप ग्रीन फ्रूट्स जो कि पके बिना पके हुए हरे फल होते हैं, वो अपने जब पक जाते हैं तो अपना एक रंग ले लेते हैं। तो वो रंग क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदलता है, इसका कारण क्लोरोप्लास्ट में बदलाव है। फिर अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रिक्तिका में होता है, फूड वैक्यूल में होता है। फिर रेनवियर के नोट्स माइलिन शीट के साथ अंतराल है जो न्यूरॉन कोशिकाओं के अक्षतंतु को कवर करते हैं। वे अक्षतंतु के साथ चलने वाली क्रिया क्षमता को रिचार्ज करने का कार्य करते हैं। क्या यहाँ पर लिखा है? द फूड इज डाइजेस्टेड इन अमीबा इन फूड वैक्यूल, द नोट्स ऑफ रेनवेयर आर द गैप्स अलोंग द माइलिन शीट्स दैट कवर द एक्सॉन। देखो ये क्या होगा? ये आपका इस तरह से क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अब ये इसके ऊपर माइलिन शीट्स इस तरह से, अब इसके बीच माइलिन शीट के बीच का एरिया क्या होता है? ये आपका क्या होता है? नोट्स ऑफ रनवेयर होती है, नोट्स ऑफ रनवेयर। ठीक है, ये गैप्स होते हैं जो कि एक्सॉन के ऊपर, ये आपका ये देखो, ये लाल रंग से मैं दिखा देती हूँ, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? ये ब्लैक ब्लैक से क्या है? माइलिन शीट्स है, और माइलिन शीट के बीच का जो गैप है वो आपका क्या है? वो आपका नोट्स ऑफ रेनवेयर है, जो कि कवर करता है एक्सॉन को। और इनका काम क्या होता है? ये फंक्शन टू रिचार्ज द एक्शन पोटेंशियल दैट रन्स अलोंग द एक्सॉन। उनका काम होता है रिचार्ज करना। ठीक है, चलो, न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स that send messages all over your body to allow you to do everything। मतलब न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके, तो न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो आपको सांस लेने से लेकर बात करने, खाने, चलने और सोचने तक को सब कुछ करने में अनुमति देती है के लिए आपके पूरे शरीर को में संदेश भेजती है। यह यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, ये संख्या में निश्चित है और सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। तो मतलब इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, जितनी है उतनी ही हमेशा रहती है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक, नेक्स्ट, डेंड्राइट्स रिसीव मैसेज फ्रॉम अनदर न्यूरॉन। तो देखो आप किस तरह से मैसेज लेती है। तो ये आपका एक हो गया इस तरह से न्यूरॉन। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पर एंड हो जाता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं ये। अब यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन है, इधर इस तरीके से दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इसको इसने सिग्नल दिया, इसने इसको, और इसने भी तो किसी से सिग्नल लिया होगा। तो इस तरह से ये सिग्नल जो है वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है। इसने इससे सिग्नल दिया, इसने सेल बॉडी से एक्सॉन से होता हुआ इसने इसको सिग्नल दिया। यहाँ पर कुछ केमिकल जंक्शंस होते हैं प्रेजेंट, सिनैप्स जिसको बोलते हैं। तो ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक, चलो, न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल। अब इसमें डेंड्राइट्स, ये आपके ये डेंड्राइट्स होते हैं प्रेजेंट, जो मैंने ग्रीन ग्रीन से दिखाया। सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन्स एंड अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज टू सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी को, ये आपकी पूरी ये सेल बॉडी है, इसको क्या करता है? मैसेज देता है। ठीक है, माइलिन शीट अलाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रांसमिट क्विकली एंड इफेक्टिवली अलोंग द नर्व सेल। अब इसके ऊपर ये जो पार्ट दिखा रही हूँ अब मैं आपको, या मैं इसको ब्लू कलर से दिखाऊं, तो ये जो एरिया होता है ये माइलिन शीट होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक्सॉन के ऊपर का एरिया ब्लू ब्लू से जो है ये माइलिन शीट है, और माइलिन शीट के बीच का ये जो गैप है ये था नोट्स ऑफ रनवेयर। ठीक है, और ये ब्लू वाली हो गई आपकी माइलिन शीट। ठीक, तो माइलिन शीट का काम क्या होता है? अलाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रांसमिट क्विकली एंड एफिशिएंटली अलोंग द नर्व सेल। माइलिन आवरण विद्युत आवेगों को तंत्रिक कोशिकाओं के माध्यम से तेजी से और कुशलता से संचारित करने की अनुमति देता है। तो डेंड्राइट अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करते हैं और कोशिका शरीर का तक संदेश के संचरण की अनुमति देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द मिसिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल इज आपका आर्कियोट्रेक्स है। ठीक है, पक्षी और सरीसृप के बीच लुप्त कड़ी है आर्कियोट्रिप्स। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय आरएनए कंटेनिंग आर्बोवायरस ऑफ फ्लेविवायरस ग्रुप। तो डेंगू बुखार फ्लेविवायरस समूह के आरएनए युक्त आर्बोवायरस के कारण होता है। डेंगू एक ज्वर संबंधी बीमारी है जो एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस मच्छरों द्वारा रक्त भोजन लेने के दौरान प्रसारित फ्लेवोवायरस के कारण होती है। तो डेंगू वायरस इज अ फेब्राइल इलनेस कॉज्ड बाय फ्लेविवायरस। तो वायरस कैसा है? फ्लेविवायरस है। ट्रांसमिटेड बाय, वायरस कौन सा है? फ्लेविवायरस। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो व्हाइल टेकिंग ब्लड इन अ
मील, ठीक है। ब्लड कहाँ से, मील में के फॉर्म में ब्लड जो है ले लेती है। कॉकरोच का मेल्फी गिलन नलियाएं उत्सर्जन करती हैं। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच डू द एक्सक्रीशन, ये आपका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोस्ट इंसेक्ट्स, दे प्ले अ की रोल इन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी यूरिन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्बिंग वाटर आयंस एंड सॉल्यूट्स। अब इसका मेन काम क्या होता है, ये यहाँ पर है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये इधर है। मेल्फिगियन नलियाएं अधिकांश कीड़ों में मुख्य उत्सर्जन अंग है। वे प्राथमिक मूत्र और ऑस्मोरेगुलेशन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी और आयनों के विलय को चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित करते हैं। ठीक है, साबुन उद्योग में पाया जाने वाला उपोत्पाद ग्लिसरॉल है। इंग्लिश में देख लो, 130 वाला क्वेश्चन क्या है, बाय प्रोडक्ट फाउंड इन सोप इंडस्ट्री इज ग्लिसरॉल। द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 36,000 किलोमीटर्स। क्या है हिंदी में ये, कि भूस्थैतिक उपग्रहों की अनुमानित ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। आपके एग्जाम में 35,000 लिखी थी, आई थी एग्जाम में जब, तो आप इसको 35,000 के पास टिक करेंगे कि अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोस्ट commonly used substances in fluorescent tube is mercury vapor and argon। क्या है यहाँ पर, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ पारा, वाष्प और आर्गन है। ठीक है, प्रोटीन पाचन के बाद अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो जो प्रोटीन है ये डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो अम्ल में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो जो फैट्स हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो यही सब यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है कि प्रोटीन्स डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में, सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट्स डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। तो जो तरल पदार्थ होता है किसका, ब्लड का, वो प्लाज्मा होता है। लिम्फ एक तरह का पेल फ्लूइड होता है दैट एंटर्स द ब्लड सिस्टम बाय वे ऑफ लिम्फेटिक चैनल। तो लिम्फ से कंफ्यूज मत होना, कंपोनेंट ऑफ ब्लड में प्लाज्मा एज अ फ्लूइड मीडियम होता है। रक्त का तरल माध्यम प्लाज्मा है। लसिका एक हल्का तरल पदार्थ है जो लसिका चैनल के माध्यम से रक्त प्रणाली में प्रवेश करता है। ठीक है, फिर ओजोन मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो ओजोन के अणु नष्ट हो जाते हैं। इन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर माइक्रो कंज्यूमर्स। किसी परिस्थिति के तंत्र में बैक्टीरिया सूक्ष्म उपभोक्ता कहे जाते हैं। कार टी सेल थेरेपी कैंसर रोगों के से लड़ने की एक तकनीक है। कार टी सेल थेरेपी इज अ टेक्निक टू फाइट कैंसर डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइपोफोबिक मीन्स लिक्विड हीटिंग दैट इज in a solution there is a little or no interaction between the two phases. Lipophobic solutions are those dispersion in which there is very little attraction between dispersed phase and a dispersion medium. They cannot be prepared by simple mixing the two phases. Example, dispersion of metal in water. तो ये कैसे हो जाते हैं, लाइपोफोबिक हो जाते हैं। क्या है हिंदी में, लाइपोफोबिक का मतलब है तरल पदार्थ से नफरत करना, जो समाधान में है। दो चरणों के बीच बहुत कम या कोई बातचीत नहीं है। लाइपोफोबिक समाधान में फैलाव है, जिनमें बिखरे हुए चरण और फैलाव माध्यम के बीच बहुत कम आकर्षण होता है। उन्हें दो चरणों के उदाहरण को सरल रूप से मिलाकर तैयार नहीं किया जाता। पानी में धातु का फैलाव। कुछ और उदाहरण जैसे सोना चांदी और क्लोराइड घोल और सल्फर क्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइपोफोबिक के। फिर लाइपोफिलिक क्या हो जाते हैं, जो कि पानी से मतलब एक तरह से लविंग होते हैं, वाटर लविंग। क्लोराइड के उदाहरण जिलेटिन, गम, स्टार्च, ये सब आपके लाइपोफिलिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रोटीन, रबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर आपका सोखना, सोखना वह प्रक्रिया है जिसमें सोखना और अवशोषण दोनों साथ होता है। स्याही में डूबा हुआ कपास शरबत का आपका उदाहरण है। देखो इसको ना इंग्लिश में, थोड़ा सा इंग्लिश में ही देख लो इसको, क्योंकि ये पता नहीं गूगल ने हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया है।
इसको हिंदी में ही इंग्लिश में ही देख लो। सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो सॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। फिर कॉटन, एक कॉटन जो कि इंक में डिप्ड है, इस एग्जाम्पल है किसकी, सॉर्प्शन की। एक स्पॉन्ज जो कि वाटर में डिप्ड है, ये एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन का। वाटर ऑन सिलिका जेल इज एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो ऐसा जिसको याद कर लो ये एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट स्पाइनल कॉर्ड। इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं रीढ़ की हड्डी पर जाकर मिलती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 141। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फूड दैट वी ईट इज ओनली रिलीज इन द सेल्स ऑफ अ बॉडी बाय रेस्पिरेशन। जो ऊर्जा हम खाते हैं उसमें संग्रहित ऊर्जा केवल श्वसन द्वारा शरीर की कोशिकाओं में जारी होती है। तो श्वसन में क्या हो जाता है आपका, कि जो हमने फोटोसिंथेसिस में हमारा फूड बना, तो फूड क्या बना, ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज अब टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या बनाता है आपका, CO2 बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, और प्लस क्या है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इसमें, लॉट्स ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फूड दैट वी ईट इज ओनली रिलीज इन द सेल्स बाय द बॉडी और द रेस्पिरेशन, ठीक है। कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस, तो सर्दी विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। एक कोशिका मोटी वाहिकी कोशिकाएं होती हैं। वन थिक सेल वेसल्स आर कैपिलरीज। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज कोबालामिन, एक कोशिका। फिर विटामिन B12 का कोबालामिन एक रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं 148 क्वेश्चन। एग्जांपल्स ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर, वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, मैमल एंड बर्ड्स, ठीक है। डॉग, लायन, कैट, वल्चर। एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या हो जाएंगे, क्रोकोडाइल, इंसेक्ट, वर्म, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। फ्रॉग जो है, फ्रॉग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। वर्म में नहीं क्लिक करेंगे। तो ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उसको याद कर लेना। तो हिंदी में भी देख लो एक बार। गर्म रक्त वाले जानवरों का उदाहरण स्तनधारी और पक्षी है। फिर कुत्ता, शेर, बिल्ली, गिद्ध इसके एग्जाम्पल हैं। ठंडे खून वाले जानवर मगरमच्छ, कीट, क्रमिक मछली, उभयचर और सरीसृप के इसके उदाहरण होते हैं। मेढक ठंडे खून वाले होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 149 क्वेश्चन। पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू कैप्सिसिन, तो कैप्सिसिन के कारण पंजेंसी होती है चिलीज में। मिर्च में तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन इज डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया डीनाइट्रोजन विनाइट्रीकरण होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका, अम्योनिफिकेशन। अम्योनिफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर माइक्रोस्कोपिक organisms like bacteria breaks down nitrogen containing chemicals from dead organic matter into simpler substances like ammonia। सिंपल क्या है कि अमोनिफिकेशन क्या है, इसमें आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया, NH3 में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये अम्योनिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। अम्योनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव मृत कार्बनिक पदार्थों से नाइट्रोजन युक्त रसायनों को अमोनिया जैसे सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूलर डाइनाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो नाइट्रोजन, इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें कि आपका डाइनाइट्रोजन, देखो अमोनिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जैसे कि NO2 माइनस है आपका, जस्ट अ सेकेंड, NO2 माइनस, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, NH4 में। तो ये आपका क्या हो गया कि ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स हैं जिसको सिंपल अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जिसमें कि मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। तो अमोनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव मृत कार्बनिक पदार्थ से नाइट्रोजन युक्त रसायनों को अमोनिया जैसे सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आणविक डाइनाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 151 क्वेश्चन, कि जीन इज अ पार्ट ऑफ DNA दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन। तो जीन DNA का वह भाग है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। वह प्रक्रिया जहाँ गुण माता से संतान में स्थानांतरित होते हैं इसको आनुवंशिकता कहते हैं। द प्रोसेस वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और इसको एक दो बार देख लीजिएगा जिससे आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएं। बाकी मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।